हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से क्लास 12th के बायो के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग बात करेंगे प्रतिरक्षा की जो प्रणाली है, इम्यूनिटी की जो दुनिया है, उसका जो विज्ञान है, उसका जो साइंस है, वो किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है। ठीक और स्पष्ट तरीके से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम सब इस शब्द से परिचित हो चुके हैं, जिसे आप कहते हैं प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब होता है शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता। यानी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक कैपेसिटी है जिससे वो बीमारी से, रोग से और रोग जनकों से लड़ता है। तो उसी कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षा। यानी प्रतिरक्षा हमारे बॉडी का अपना सिस्टम रोग से लड़के बीमारी को भगाएगा। तो बात यहाँ पे हो रही थी पिछले वीडियो लेसन में कि प्रतिरक्षा जो है व्यक्ति किस तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो हमने पढ़ा कि कोई भी प्रतिरक्षा व्यक्ति दो तरीके से प्राप्त कर सकता है। एक प्रतिरक्षा को हमने नाम दिया था सहज प्रतिरक्षा, यानी वैसी प्रतिरक्षा जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त है, सबको प्राप्त है। और एक वो प्रतिरक्षा होती है जो हम अपने जीवन के अनुभवों के आधार पे प्राप्त करते हैं। तो इस कड़ी में हम लोग जो है पिछले वीडियो में देख रहे थे कि प्रतिरक्षा जो है मुख्यतः दो प्रकार से विकसित हो रही थी। एक को हम कह रहे थे सहज प्रतिरक्षा, यानी ये प्रतिरक्षा बाबू जन्मजात होती है, व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे अवरोध के माध्यम से, बैरियर के माध्यम से ये कीटाणु को शरीर के भीतर प्रवेश करने से रोकती है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था 4 प्रकार का रोध के बारे में, जिसमें एक को कहते हैं फिजिकल बैरियर यानी भौतिक रोध, दूसरे को कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कायिकीय रोध, और तीसरे को कह रहे थे हम लोग कोशिकीय बैरियर यानी कि सेलुलर बैरियर, कोशिकीय रोध, और चौथा हम लोग देख रहे थे इंटरफेरॉन के बारे में। ये हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि जो प्रतिरक्षा हम जन्म से प्राप्त करते हैं वो 4 प्रकार के बैरियर के माध्यम से हमें रोग से वो बचाते हैं। और इसमें हमने भौतिक रोध में त्वचा, स्किन के बारे में पढ़ा था। कायिकीय रोध में हमने मुंह से निकलने वाले लार के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे हमारे जो पेट में, अमाशय में जो HCl वगैरह पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। बहुत सारे चिपचिपे म्यूकस द्रव्य पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। कोशिका में हमने उदाहरण के तौर पे WBC के बारे में पढ़ा था कि जो व्हाइट ब्लड सेल है वो हमारे शरीर में एक तरीके से रखवाला है, सोल्जर है और कीटाणु को भगाने में मदद करता है। इंटरफेरॉन में हम लोगों ने साइटोकाइन बैरियर के अंतर्गत इसको पढ़ा था। तो ये हमारे पिछले वीडियो में ये सभी चीजें कवर हो गई थी। आज उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी जो प्रतिरक्षा है वो एडेप्टिव है, एक वायर्ड टाइप की इम्यूनिटी है। और ये इम्यूनिटी दो तरीके की हो सकती है। एक को हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा और दूसरे को बोलते हैं सक्रिय यानी एक्टिव प्रतिरक्षा। दो तरीके से बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। और हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जब कभी भी प्रतिरक्षा आपको रेडीमेड मिल रही हो, बनी बनाई मिल रही हो, तो वैसी प्रतिरक्षा को आप निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और इसी कड़ी में हमने बताया कि शिशु द्वारा माँ का दूध पीना जो है एक प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, क्योंकि शिशु को ये प्रतिरक्षा बनी बनाई बाहर से मिल रही है। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा आप समझ रहे हैं कि वैसी प्रतिरक्षा है जो शरीर को बनी बनाई बाहर से प्राप्त हो रही है। और मदर मिल्क जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। दूसरी जो प्रतिरक्षा है उसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी। और ये जो प्रतिरक्षा होती है, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा जिसे आप बोलते हैं, वो इम्यूनिटी बेसिकली दो तरीके से वर्क करती है। कैसे? तो पहले तो हम ये समझे थे कि सक्रिय प्रतिरक्षा वो प्रतिरक्षा है जो आपकी खुद की बॉडी जो है मेहनत करके प्राप्त कर रही है। खुद की बॉडी, आपको ये बनी बनाई नहीं मिल रही है। ये आपके जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, आपके शरीर के भीतर जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, वो खुद संघर्ष करके, फाइट करके इस तरह की इम्यूनिटी को बिल्ड कर रहे हैं आपके बॉडी में। तो ये कहला रही थी एक्टिव इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी के बारे में हमने बाबू कहा कि दो तरीके से ये काम करती है।
जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे थे, दो तरीके से काम करती है। एक को हम बोलते हैं ह्यूमोरल और दूसरे को बोलते हैं सेल मेडिएटेड। आइए एक बार फिर से इसे समझने का प्रयास करें, ये क्या है ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड, इसका मतलब क्या है। मतलब मैं ये कह रहा था कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसे आप हिंदी में सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, ये प्रतिरक्षा दो तरीके से काम कर रही है। पहले तो आप ये समझ चुके हैं कि ये प्रतिरक्षा आपके शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाओं के द्वारा स्वयं तैयार किया जा रहा है, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष के बाद। और ये प्रतिरक्षा जो मैंने कहा कि दो तरीके से काम करती है। एक को हमने कहा था कोशिका के द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त करना, कोशिका के द्वारा, और दूसरा को हमने कहा था एंटीबॉडी के द्वारा। इसी चीज को यहाँ पे जो प्रतिरक्षा एंटीबॉडी से मिलती है, उसे हम एक और नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे तरल या अंग्रेजी में इसे ह्यूमोरल प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कोई भी सक्रिय प्रतिरक्षा बाबू शरीर को दो ही तरीके से प्राप्त हो सकती है। पहला क्या, कोशिका के द्वारा। जब कोशिका के द्वारा होता है प्रतिरक्षा, तो इस प्रतिरक्षा को हम बोलते हैं CMI, यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यमित प्रतिरक्षा। और जब यही प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के द्वारा, तरल पदार्थों के द्वारा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के द्वारा दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं AMI। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि जो CMI है और AMI में क्या अंतर है, इसको बताइए। तो ये 2 नंबर के लिए टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। CMI का मतलब आप पहले भी समझ रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ठीक AMI का मतलब हो गया एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये दो तरीके की इम्यूनिटी जो है, टाइप्स है सक्रिय प्रतिरक्षा की, इन्हीं दोनों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को हमने और क्या नाम दिया भाई, हिंदी में उसे कहा तरल प्रतिरक्षा या अंग्रेजी में उसे कहा ह्यूमोरल प्रतिरक्षा। तो कभी कभी एग्जाम में ह्यूमोरल शब्द दे देता है, तो बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर एंटीबॉडी दे दे तो बड़ी आसानी से बोल देंगे कि एंटीबॉडी से प्रतिरक्षा मिल रही है, लेकिन एग्जाम में आता है कि ह्यूमोरल प्रतिरक्षा क्या है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के माध्यम से मिलती है, तो उसे हम ह्यूमोरल प्रतिरक्षा कहते हैं। और अंतर में याद रखिएगा, यहाँ पे CMI में प्रतिरक्षा जो है वो कोशिका के माध्यम से मिल रही है, तो AMI में प्रतिरक्षा आपको एंटीबॉडी के द्वारा मिल रही है, पहला अंतर। दूसरा अंतर आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी कोशिका के माध्यम से शरीर को प्रतिरक्षा प्राप्त हो रही होगी, तो जो सेल प्रभावी होगा वो होगा, बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल भी हो सकता है, T सेल के द्वारा। जब कभी भी शरीर को कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी, तो T सेल जो है वो प्रभावी होगा। और जब कभी भी एंटीबॉडी के द्वारा ये प्रतिरक्षा प्राप्त होगी, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे B सेल जो है वो प्रभावी होगा। तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि अगर T सेल के द्वारा प्रतिरक्षा मिल रही है तो किस टाइप की इम्यूनिटी है भाई वो, तो याद रखिएगा CMI है वो। एंटीबॉडी के द्वारा मिल रही है तो AMI है। इतना बात हम समझ रहे हैं, तो फिर आते हैं बैक टू अपनी स्लाइड के पास, जहाँ पे हम देख रहे थे ये सक्रिय प्रतिरक्षा के दो स्वरूप हम लोग पढ़ रहे थे। एक का नाम था ह्यूमोरल प्रतिरक्षा और दूसरे का नाम था सेल मेडिएटेड प्रतिरक्षा। दो प्रतिरक्षा था, और यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों प्रतिरक्षाएं किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करती हैं। अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि प्रतिरक्षा दो प्रकार की है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में हमने देखा कि वैसी प्रतिरक्षा जो हमें कैसी मिल रही है भाई, बनी बनाई प्राप्त हो रही है, रेडीमेड प्राप्त हो रही है, तो उसको हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कह रहे हैं। और वैसी प्रतिरक्षा जो हमें कोशिका या एंटीबॉडी के द्वारा मिलेगी, तो उसे हम सेल मेडिएटेड या ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहेंगे। ये बात हम लोग यहाँ पे लिख के समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्टिव इम्यूनिटी जो खुद से बन रही थी, अब बात करते हैं। ये जो प्रतिरक्षा आप देख रहे हैं बोर्ड पे, प्लासेंटा का आपने नाम सुना होगा। अभी कुछ ही दिन पहले आप जनन स्वास्थ्य, जन्म से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे,
तो आपने वहाँ अलग प्लासेंटा के बारे में यानी अपरा के बारे में पढ़ा होगा, और अपरा के बारे में आप समझे होंगे कि अपरा और जो प्लासेंटा है वो एक बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मदर के द्वारा फिटस को पोषण देने के लिए बना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्लासेंटा है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को एक तरीके से सुरक्षा दे रहा है, ये जो एंटीबॉडी दे रहा है ना, इससे क्या मिल रही है, इम्यूनिटी मिल रही है, रोग से लड़ने की क्षमता भी मिल रही है। ये एक प्रकार की कैसी प्रतिरक्षा हो सकती है, बनी बनाई प्रतिरक्षा होगी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी। उसी तरीके से दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे कोलोस्ट्रम, तो कहते हैं कि फर्स्ट मदर मिल्क, शिशु के जन्म के बाद मदर के द्वारा जो पहला मिल्क रिलीज किया जाता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो याद रखेंगे एंटीबॉडी ए की प्रधानता होती है मदर मिल्क में, और प्रथम मदर मिल्क को हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ये जो दो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं, प्लासेंटा के द्वारा शिशु को रोग से लड़ने की क्षमता मिली, ये बनी बनाई निष्क्रिय प्रतिरक्षा थी। उसी तरीके से शिशु को मदर मिल्क मिला जन्म के बाद, वो भी एक प्रकार की निष्क्रिय प्रतिरक्षा थी। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मदर मिल्क जो है किस तरीके की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, तो बार बार आप क्या बताएंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है। और निष्क्रिय में भी कैसा, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, और पैसिव यानी निष्क्रिय तो है ही। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया ये मदर मिल्क। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछते हैं कि ये तो हो गया भैया नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, अगर कोई ऐसी इम्यूनिटी बताई जाए जो निष्क्रिय हो और बाबू आर्टिफिशियल हो, कृत्रिम हो, तो ऐसा कोई कल्पना आप बता सकते हैं जहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरक्षा आर्टिफिशियली भी जनरेट की जा सकती है। तो आप याद रखेंगे, जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो सांप काटने के बाद उसको एंटी वेनम दिया जाता है, उस जहर के अगेंस्ट में एक तैयार बॉडी में इंजेक्शन के माध्यम से एंटी वेनम डाला जाता है। तो वो जो सांप के काटने पे जो एंटी वेनम हम लोग लेते हैं ना, वो है आर्टिफिशियल। स्नेक बाइट हो गया, सांप ने काट लिया, आपने क्या लिया, एंटी वेनम लिया, ताकि उस जहर का मुकाबला हो सके, इनकाउंटर हो सके, और जहर से आप जहर के कुप्रभाव से बच जाए। तो ये जो एंटी वेनम आपने लिया है ना, ये एक प्रकार का कैसा इम्यूनिटी है, निष्क्रिय इम्यूनिटी है, यानी पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है। और पैसिव में भी कैसा, नेचुरल या आर्टिफिशियल, तो यहाँ याद रखिएगा ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है। माँ का दूध शिशु को जो प्राप्त हो रहा है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है पर नेचुरल है, और एंटी वेनम जो आप ले रहे हैं वो भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा है पर आर्टिफिशियल है। तो ये बात भी यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे, एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइन आपके कंसेप्ट के लिए हो सकता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कोलोस्ट्रम और प्लासेंटा का हमने देखा कि एक प्रकार का नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। और इसमें मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया आपके लिए कि जो सांप काटने पे जो हम एंटी वेनम ले रहते हैं, घोड़ा वगैरह से तैयार किया जाता है बाबू, उनके बॉडी में जो एंटी वेनम बना है उसको तैयार करके इंजेक्शन के रूप में तैयार रखा जाता है। और जैसे सांप ने काटा तो आप स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एंटी वेनम दिया जाएगा। और आप जैसा कि जानते भी होंगे साइंटिफिक ज़माने में कि सांप काटने के बाद कोई भी आप जो है जड़ी बूटी और खरबिरवा इलाज नहीं करेंगे, सिंपली अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे और वहाँ पे एंटी वेनम लेंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो ये हम लोग देख रहे थे आर्टिफिशियल का ये एग्जाम्पल है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये दो मोर्चे पे तैनात थी। एक को आपने क्या कहा था बाबू, हिंदी में आपको मैंने बताया था कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा, इसी को आप कह रहे थे शॉर्ट में CMI यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरा वाला आप देख रहे हैं, ये वाले को हम बोलते हैं एंटीबॉडी माध्यमिक प्रतिरक्षा, या इसी को बोलते हैं ह्यूमोरल प्रतिरक्षा,
या इसी को हम लोग बोलते हैं तरल प्रतिरक्षा। दो तरीके की इम्यूनिटी, कब? सक्रिय इम्यूनिटी। एक बार आप फिर से समझने का प्रयास करें। दो तरीके इम्यूनिटी थी, निष्क्रिय और सक्रिय। तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंसेस भी बताए थे कि दो तरीके से, दो मोर्चा है भैया इसका, और ये दो मोर्चा पे तैनात है। एक तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो नाम से आप पुकार लो, एएमआई कहो, एंटीबॉडी माध्यमिक प्रतिरक्षा कहो, या इसी को तरल प्रतिरक्षा कहो, या इसी को ह्यूमोरल प्रतिरक्षा कहो। ये जो है एक मोर्चा ये संभाले हुए है, और दूसरा मोर्चा संभाला हुआ है कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा, यानी सीएमआई या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखिए, यही दो को आपको समझना है कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। शरीर तो आप ही का है, एक ही शरीर है, और एक ही शरीर के भीतर दो तरीके की प्रतिरक्षा लोड की गई है। दो अलग अलग तरीके का काम हो रहा है, दो अलग अलग तरीके के सिपाही लगे हुए हैं, और इन सिपाहियों को कहा गया है कि एकदम अलर्ट मोड में रहना, ध्यान से रहना, देखना कि कीटाणु कहाँ प्रवेश किया है, और जिसके जिम में जो मिल जाएगा उसको वो इनकाउंटर कर देगा। ऐसे ही अंधाधुंध गोली नहीं चला देना है। देखा जाएगा कि एंटीबॉडी से कौन काम करेंगे और कोशिका के माध्यम से कौन कीटाणु को मारेंगे। तो ये नियम बना है, ये कानून बना है, और इसी को हम लोग समझ रहे हैं। हालांकि ये कानून जो है आपके संविधान में नहीं है। क्लियर? ये बायोलॉजिकल है। आगे बढ़ते हैं यहां से। तो बात हो गई कि दो तरीके के योद्धा थे, यही ना भाई, पीछे स्लाइड में यही दो योद्धा थे ना, एक एंटीबॉडी के द्वारा प्रतिरक्षा और दूसरा कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा। इसी एंटीबॉडी वाले को आप क्या कर रहे थे? तरल प्रतिरक्षा। तो अगले स्लाइड में जब जाइएगा तो दिमाग में एंटीबॉडी या तरल प्रतिरक्षा लेके चलिएगा। आप लेके चल दिए। ये है आपको एंटीबॉडी या तरल प्रतिरक्षा के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन। मैंने पहले ही डिफरेंसेस में आपको बताया कि जब शरीर को प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के जरिए मिलेगी तो कौन सा सेल भाग लेगा? तो मैंने पहले ही बता दिया था, बी सेल। एंटीबॉडी से बी सेल, और कोशिका में टी सेल। तो याद रखिएगा, ए बी यानी एंटीबॉडी, बी सेल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मुख्य योद्धा जो होगा वो बी सेल होगा। और एंटीबॉडी से प्रतिरक्षा आपको कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये भी समझना जरूरी है। और ये कहाँ पे जनरेट होगा, कहाँ पे ये लड़ाई करेगा? तो कहते हैं कि ये जो एंटीबॉडी में ये जो जो बी सेल है ना, ये उत्पन्न होता है यहाँ पे बाबू, प्लाज्मा कोशिका। क्या आपने प्लाज्मा कोशिका का नाम सुना है? आज के इस बदलते परिवेश में हमारे बच्चे जो है प्लाज्मा टीवी समझते हैं। तो क्या आपने प्लाज्मा कोशिका समझा है कि ये कहाँ पे होता है? तो आप ये समझिए कि ये आपका रक्त है, खून है, लाल रंग का है ब्लड आपका। तो आपका ब्लड जो है ना, बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। उसी में से एक चीज है जिसका नाम है प्लाज्मा। और रक्त में पानी वाला भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। आपके खून में पानी भी है ना, तो पानी वाला भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी बनता है ना, ये आपके रक्त के प्लाज्मा में बनता है। प्लाज्मा कौन है? तो रक्त का पानी वाला भाग, मतलब वैसा भाग जिसमें पानी है। और लगभग आप जान के आश्चर्य करेंगे, 55% भाग जो है ब्लड में प्लाज्मा का ही होता है। ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो खून में है, ये सिर्फ 45% भाग है। लेकिन प्लाज्मा वाला भाग कितना है? 55% होता है प्लाज्मा वाला भाग। ये चाहे तो आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, 55%। तो रक्त में ये जो प्लाज्मा वाले पार्ट होते हैं, वहीं पे बी सेल जो है एंटीबॉडी बनाता है। और एक बात याद रखिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक नया शब्द आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर। कोशिका के बाहर, हमारे बॉडी में कोशिकाएं बहुत सारी हैं, और बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर ऊतक बनाया है, और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बन गए हैं। तो हमारे शरीर में कोशिका के बाहर, यानी हमारे ब्लड में, हमारे लिम्फ में, हमारे ऊतक में पाए जाने वाले कहीं कहीं तरल द्रव्य में, जहां जहां ये लिक्विड है, द्रव्य है, उन सब में एंटीबॉडी बनने का काम किया जाएगा इसी प्लाज्मा सेल पे, ये बी कोशिका की सहायता से। तो तीन बात आप यहाँ पे एकदम ध्यान रखेंगे। क्या? कि तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमोरल प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा है जिसमें प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के माध्यम से प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 1, तरल प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा है जहां बॉडी को प्रतिरक्षा कैसे मिल रही है? एंटीबॉडी के द्वारा मिल रही है।
कौन सा सेल प्रभावी हुआ है? बी सेल प्रभावी हुआ है। किसकी सहायता से? कहाँ पे? तो प्लाज्मा कोशिका में। क्या कर रहा है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कोशिका के बाहर, ये ब्लड व्लड में जहां कहीं भी बैक्टीरिया वायरस दिखेंगे ढूंढ के पीटना शुरू करेगा, एकदम मार के भगा देगा। यही काम करता है एंटीबॉडी के द्वारा, बी सेल के द्वारा प्लाज्मा कोशिका के सरफेस पे प्रतिरक्षा आपका, इम्यूनिटी, इम्यूनोसेल्स आपका। तो आप देखेंगे कि ये है एक तरीके से आपका बॉडी का वो जगह जहाँ पे ये घुसा हुआ है, समझ लीजिए एगो पैथोजेंस, एगो कीटाणु जो है अपना रंग रूप बदल के बैठा हुआ है। अब ये जो है बी सेल जो है क्या करेगा? बी सेल जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में बी सेल काम करेगा, ये प्लाज्मा सेल को एक तरीके से उसके सरफेस पे जाके बाइंड होगा, बध जाएगा। अब बधने के बाद ढेर सारा ये जो वाई आकार का दिख रहा है ना, ये सब एंटीबॉडी का आकार है। एंटीबॉडी जो है ना वाई शेप का होता है, तो ढेर सारा एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा सेल में बना दिया। ये सब दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक जो घेर रहे हैं, ये सब एंटीबॉडी है। ये सब मिल के ये जो आए थे ना आराम से, अब इसको मारना शुरू करेगा, इधर से मुक्का, इधर से मुक्का, इधर से मुक्का, और ये गायब हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के द्वारा जब भी इम्यूनिटी मिलती है तो उसे हम तरल प्रतिरक्षा कहते हैं। इसमें बी सेल प्रभावी होता है, ये प्लाज्मा कोशिका की सतह पर प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया वायरस जो ब्लड में दिखेगा उसको मार के भगा देना है। ये पहला कंसेप्ट आप समझ गए। दूसरी प्रतिरक्षा कैसे मिलेगी? तो वो प्रतिरक्षा मिलेगी बाबू कोशिका के द्वारा, यानी CMI के द्वारा, कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा। अभी तो हम लोग जब से क्लास शुरू किए हैं दो ही बात कर रहे हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और दूसरा जो बात रिपीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोशिका माध्यमिक और एंटीबॉडी माध्यमिक। तो एंटीबॉडी में आपने देखा कैसे कि बी सेल काम करता है। अब आइए देखते हैं कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा होगी तो कौन सा सेल भाग लेगा। आपके काम का यहाँ पे तीन ही चीज है, वो है कि कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा को हम CMI कहते हैं, और इस प्रतिरक्षा में जो सेल भाग लेगा उस सेल का नाम है बाबू टी सेल। टी सेल, और ये टी सेल, ये जो पीछे वाला था वो एक्स्ट्रा सेलुलर, कोशिका के बाहर वाले में काम कर रहा था, ये वाला आ जाएगा सीधा सीधी कहाँ पे बाबू? इंट्रा सेलुलर, कोशिका के भीतर कहीं भी लोग छिपा होगा तो वो टी सेल जो है ना टारगेट करेगा, खोजेगा, पकड़ेगा, मारेगा, और मार के सबको शरीर से बाहर भगाएगा। यानी इम्यूनिटी मिलने का दो तरीका, या तो कोशिका से ले लो या तो एंटीबॉडी से ले लो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि अगर एग्जाम में आपसे आ जाए कि ये जो तरल प्रतिरक्षा जिसको आप ह्यूमरल इम्यूनिटी कह रहे हैं, या इसी को AMI कह रहे हैं, या कोशिका माध्यमिक या CMI में क्या अंतर है, तो आप बहुत आसानी से इस अंतर को यहाँ से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं भाई? तो सबसे पहला कौन सा सेल भाग लेगा तरल प्रतिरक्षा में? अब तक याद हो चुका होगा, बी सेल भाग लेगा। एकदम इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए। जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे फरवरी 2027 में, तो ये सवाल आपके सामने होगा, जहां पूछा जाएगा एंटीबॉडी के द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा में कौन सा सेल प्रभावी होता है? ए सेल, बी सेल, सी सेल, टी सेल। तो याद रखिएगा बी सेल। उसी तरीके से कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा में आप देखेंगे टी सेल का जो है रोल रहता है। अब है कि ये एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पे होता है भाई? एंटीबॉडी के माध्यम से जब प्रतिरक्षा मिलती है तो कहाँ पे निर्माण होता है? तो अभी मैंने बताया प्लाज्मा कोशिका में होता है। और प्लाज्मा कोशिका के बारे में मैंने कहा कि रक्त का पानी वाला भाग जो है प्लाज्मा है, उसी प्लाज्मा कोशिका में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। तो जब एंटीबॉडी से प्रतिरक्षा मिलती है तो इनमें क्या रोल रहेगा कोशिका वाले में? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? प्लाज्मा कोशिका में एंटीबॉडी से, लेकिन जब सेल में होगा तो वहां पे ऐसी कोई भूमिका होती नहीं, क्योंकि इनका काम ही नहीं है वहां पे। अब आते हैं टारगेट, कहाँ पे टारगेट करेगा? तो ये जो है ना AMI वाला, एंटीबॉडी वाला, ये कोशिका के बाहर टारगेट करता है। कोशिका के बाहर कहाँ पे भाई? तो ब्लड में, लिम्फ में, लसिका है ना, तो वो सब में जहां जहां द्रव्य है, टिश्यू के ऊतकों के द्रव्य, वहां पे अगर कोई कीटाणु घुस जाए तो उसमें काम करेगा ये एंटीबॉडी वाला। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कोशिका के बाहर। दूसरा वाला है अंतःकोशिकीय,
यानी इंट्रासेलुलर, इसमें जब इम्यूनिटी मिल रही है तो कोशिका के अंदर जो है आपके जो रक्त वाला भाग छोड़ दीजिए, लसिका वाला भाग जोड़ दीजिए, तो सभी कोशिकाओं में अगर कहीं पे पैथोजेंस की एंट्री हुई है तो ये वाला सेल काम करेगा। हालांकि जो एंटीबॉडी वाली है उसकी भूमिका सीमित होती है और जो कोशिका वाला है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भाग भी ज़्यादा होगा, रक्त वाला हिस्सा जो है वो कम होता है और बाकी जो ऊतक और कोशिका का जो भाग है शरीर में विशाल होता है, तो वहाँ पे उसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर एक्शन लेने की बात करें तो एंटीबॉडी से जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है ना बाबू, वो तुरंत तीव्र हो जाती है, इमीडिएट एक्शन होता है। और कोशिका वाले में एक्शन इमीडिएट नहीं होता, धीरे 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 डेवलप होता है प्रभाव, लेकिन लंबे समय तक रहेगा। अब आप एक उदाहरण देखे होंगे कि जब कोविड का इन्फेक्शन अपने चरम पे था तो बहुत सारे हॉस्पिटल में एक नई तरीके की थेरेपी शुरू कर दी गई थी, जिसको हम लोग कह रहे थे प्लाज्मा थेरेपी किया जा रहा था। ध्यान से समझिए बात को, प्लाज्मा थेरेपी किया जा रहा था। अब देखिए क्या है, ये मान लीजिए एक पेशेंट है, पेशेंट 1, ये है एक पहला रोगी है, ठीक है, इसको कोविड हो गया। आज मान लीजिए एक डेट हम बता दें, 8 तारीख है आज, तो 8 तारीख को यहाँ पे इसको कोविड हो गया, तो ये बेचारा कोविड से लड़ा, 2 दिन लड़ा, 4 दिन लड़ा, 5 दिन लड़ा, 10 दिन लड़ा। 10 दिन के बाद यानी 18 तारीख तक ये कोविड से बिल्कुल ठीक हो गया, अच्छी तरीके से ठीक हो गया। तो इसके बॉडी में ये प्लाज्मा सेल होंगे ना जी रक्त में, इस रोगी के रक्त के सतह पर, रक्त में प्लाज्मा सेल होगा ना, तो यही प्लाज्मा सेल ना लड़ा होगा, और प्लाज्मा सेल लड़ा होगा तो क्या बनाया होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया होगा। तो ये इसके बॉडी में तो भैया एंटीबॉडी घूम रहा है कोरोना को मारने वाला, तभी तो लड़ लड़ के ये बच गया है। अब मान लीजिए कि एक दूसरा जो है रोगी यहाँ पे आ जाता है, और वो आ जाता है इस 18 तारीख को, रोगी जो है एडमिट हो जा रहा है और इसको कोरोना एकदम प्रचंड रूप से पकड़े हुए है। तो मान लीजिए ये 18 तारीख से लड़ेगा तो हो सकता है 5-7 दिन इसको लड़ना पड़ जाए। अगर इसको हम इसके बॉडी से प्लाज्मा निकाल के इनको दे दें तो बना बनाया एंटीबॉडी जो कोरोना से लड़ के तैयार हुआ था वो इनके बॉडी में हम डायरेक्ट भेज दिए, अब ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो ये प्लाज्मा थेरेपी भी कराया जा रहा था। और ये प्लाज्मा कहने का मतलब ये है कि रक्त का वाटर वाला पार्ट, पानी वाला हिस्सा, जिससे कि हम प्लाज्मा कहते हैं, 55% होता है। और इसी प्लाज्मा के सतह पे क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। तो एंटीबॉडी जो बना है वो हमने प्लाज्मा थेरेपी से दूसरे रोगी में जो संक्रमण से गुजर रहा है उसको दे देंगे, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। और यही वजह है कि बहुत सारे इलाज के दौरान प्लाज्मा थेरेपी की व्यवस्था की गई थी। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से भाई ये कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा मिलेगी या एंटीबॉडी के माध्यम से प्रतिरक्षा मिलेगी। दोनों का तथ्य जो है यही है कि आपको रोग से और कीटाणु से बचाना है, लड़ना है बीमारी से, जल्दी स्वस्थ करना है। बशर्ते रोल बटा हुआ है कि एक केस में जहां बी सेल काम कर रहा है, वहीं दूसरे केस में आप टी सेल की भूमिका को बढ़ाए हुए हैं। तो ये है एक छोटा सा तुलना कि एंटीबॉडी और कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा में क्या अंतर है और कौन से कंडीशन में कौन सा काम जो है वो प्रभावी होगा। अब आते हैं भाई कि हम लोग के शरीर में इम्यूनो सेल्स को इतना याद कैसे रहता है। आपका भी एग्जाम लिया जाता है हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद अंतराल लेते लेते आप एग्जाम देते हैं। तो आप तो अपने एग्जाम में स्कूल में कैसे एग्जाम देते हैं वो हम देखे भी हैं, और कुछ बच्चे ईमानदार होते हैं, वो अपने को रिकॉल करके ईमानदारी से लिखते भी हैं। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जो पढ़े रहते हैं उसको याद करके लिखते हैं, एग्जाम में मार्क्स लाते हैं। ठीक वैसे ही इम्यूनो सेल्स जो है ये कैसे याद रखता होगा कि ये कीटाणु को मारना है, ये अच्छा चीज है, ये खराब चीज है, इसको कैसे याद रहता होगा। वही हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारा जो इम्यूनो सेल है वो याद कैसे रखता है कि किस कीटाणु को कैसे मारना है, कैसे लड़ना है। तो ये सारा चीज जो है बाबू, ये इसी के ऊपर टिका हुआ है, मेमोरी के ऊपर टिका हुआ है। कल के क्लास में भी मैंने बताया था कि वो सभी प्रतिरक्षा जिसे हम अनुकूली प्रतिरक्षा कहते हैं,
उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, जो जन्म के बाद हम प्राप्त करते हैं, वो पूर्ण रूप से बाबू मेमोरी पे आधारित होता है। और याद रखेंगे, पहली बार किसी बीमारी से लड़ने के बाद शरीर में ये मेमोरी बी और टी कोशिकाएं बनती हैं। पहली बार क्या हो रहा है कि बी सेल और टी सेल्स के द्वारा सबसे पहले इम्यूनिटी को क्लास को ओवर कर देंगे अभी। ओके ओके, तो हम लोग देख रहे थे कि अनुकूली प्रतिरक्षा अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे कि ये जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरीके से मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। अब मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब ये है कि पहले से आपके बॉडी में कुछ याददाश्त डाला गया है, मेमोरी डाला गया है, और उस मेमोरी के माध्यम से ये सेल काम कर रहे हैं। ये जो बी और टी आप देख रहे थे, ये पुराने स्लाइड से ही बी और टी सेल आया था, जहां पे आप देख रहे थे कि जब कभी भी एंटीबॉडी के माध्यम से आपको प्रतिरक्षा मिल रही है तो बी सेल जो है फंक्शनल हो जा रहा है आपके प्लाज्मा के सरफेस पे, और जब कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा मिल रही है तो टी सेल प्रभावी हो जा रहा है। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरीके से इस मेमोरी के ऊपर टिकी हुई है। आपने एक छोटा सा कभी एक वायरल क्लिप देखा होगा जहाँ पे एक व्यक्ति ये पूछता है कि इन्फेक्शन और घाव जो है मेरे पैर में हुआ है और दवाई जो है मैं मुंह में खाता हूँ, तो मुंह में जब दवाई खाता हूँ तो पैर का घाव कैसे ठीक हो जाता है? तो वास्तव में वो जो दवाई आप खा रहे हैं उस दवाई के अंदर भी क्या डाल के भेज रहे हैं? मेमोरी डाल के भेज रहे हैं। उस दवाई के अंदर जो मेमोरी है वो बॉडी के अंदर जाके जो रिसेप्टर है, जो उसका संदेश प्राप्त करने वाला है, उसके साथ एक्शन कर रहा है, और एक्शन करने के बाद जो है वो प्रतिक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतिरक्षी कोशिकाएं पूर्ण रूप से मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती हैं, और ये जो टॉपिक मेमोरी बेस्ड है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज कुछ कार्यालय में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से क्लास को यहीं पे ओवर करना पड़ रहा है। अगले वीडियोज में हम लोग प्रतिरक्षा स्मृति को और आगे बढ़ाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जब कोई पैथोजन कीटाणु हमारे शरीर के भीतर पहली बार प्रवेश करता है तो हमारे सेल जो होते हैं प्रतिरक्षी कोशिकाएं वो उतने एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही पैथोजेंस अगर दोबारा हमारे बॉडी में आके इनकाउंटर करेगा तो हमारे जो बॉडी के जो इम्यूनोसेल्स हैं वो जागृत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और पुराने इनकाउंटर के आधार पे, पुराने मेमोरी के आधार पे कीटाणु का खात्मा कर देते हैं। और इसी आधार पे आज की डेट में वैक्सीन भी बनी हुई है, जहाँ पे बीमारी से पहले ही आप वैक्सीन लगवा लेते हैं। अगर आपने कोविड काल याद हो तो देखे होंगे कोरोना का वैक्सीन आया था, तो वैक्सीन में क्या था, एक डमी सैंपल आपने वायरस का डाल के बॉडी में भेज दिया। वो वायरस बॉडी के अंदर जाके कुछ नहीं करेगा, आपके इम्यूनो सेल्स को जगा देगा, बी सेल और टी सेल को जगा के बोलेगा कि भाई बॉडी में खतरा हो सकता है, इस डमी को देख लो, अगर ये वास्तव में दिखे तो तुरंत मार देना। तो बॉडी में क्या जागृत हो गया, पहले ही से आपकी मेमोरी जागृत हो गई है, और जब दोबारा वैक्सीन आपने लिया तो ये मेमोरी क्या करेगा, फटाफट बॉडी को पहले से पता है कि ऐसा डमी दिखते ही हमको पूछना नहीं है, तुरंत इनकाउंटर करना है, और इस आधार पे हम लोग एक इम्यूनिटी को बिल्ड कर लेते हैं। तो अगले वीडियोज में हम इसी इम्यूनो रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। कल वाले वीडियोज में आप इम्यूनिटी के बाकी कंटेस्ट को भी देख पाएंगे, और तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और किसी भी तरीके की क्वेरीज हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आप अपने सवाल उठाइए, यहाँ से आपके सारे सवालों का, सारे उलझनों का समाधान किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।